भूगोल यानी कि हम लोग भारत का भूगोल पढ़ रहे थे। लास्ट जो हमारी क्लास हुई थी भारत का भूगोल, ठीक है। भारत के भूगोल के अंतर्गत आपके एक तो हो गया है आपका भारत की भूगर्भिक संरचना, जो न्यू है एकदम उनके लिए मैं बता दूं। हाँ, गुड इवनिंग ममता जी। भारत की भूगर्भिक संरचना ये हमने पढ़ लिया है। इसकी क्लास आपको यूट्यूब पर मिल जाएगी और आज शाम को इसमें एप्लीकेशन में भी अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो जो नए लोग हैं इस टॉपिक को पढ़ ले। दूसरा टॉपिक हमने पढ़ लिया है इसमें भारत का परिचय। क्या पढ़ लिया है? भारत का परिचय, ठीक है। तीसरा जो टॉपिक हमने जो हमारा अभी चल रहा है वो है भौगोलिक संरचना। भारत की भौगोलिक संरचना, ठीक है। भारत की भौगोलिक संरचना के अंतर्गत अभी तक आपने पढ़ लिया है उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर तथा उत्तर पूर्वी हिमालय, उत्तर पूर्वी हिमालय। इसको ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया है, इसको आप देख लें। दूसरा जो हमने इसके अंतर्गत पढ़ा है वो है उत्तर भारत का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान, ठीक है। ये हमारा टॉपिक हो गया है। और तीसरा जो हमारा टॉपिक है इसमें वो चल रहा है हमारा प्रायद्वीपीय भारत। क्या चल रहा है? प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। प्रायद्वीपीय भारत को भी 4 भागों में बांटा गया है। समझ में आ रही? जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है ये 4 भागों में बटा है और उन 4 भागों में से एक भाग को हमने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो लोग नए हैं, जिन्होंने पुरानी क्लासेस नहीं की है, यूट्यूब में ये सारी क्लासेस आपकी लाइन से पड़ी हुई है, उनको जाकर के आप देख सकते हैं। या फिर अगर आप यूट्यूब में नहीं देखना चाहते हैं तो ये आपको एप्लीकेशन में अपलोड कर दी जाएगी, तो आप एप्लीकेशन में जाकर के इन क्लासेस को कर लीजिएगा। आज हम स्टार्ट जो हमारा चल रहा था प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है। अब ये जो आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ये प्रायद्वीपीय भारत कितने भागों में बटा हुआ था? 4 भागों में। एक क्या था इसका? केंद्रीय उच्च भूमि। एक क्या था इसका? केंद्रीय उच्च भूमि। इस केंद्रीय उच्च भूमि के अंतर्गत विंध्य श्रेणी, बघेलखंड पठार, मालवा पठार, मेघालय का पठार, छोटा नागपुर का पठार, इन सबको हमने क्या कर लिया है? कंप्लीट कर लिया है। दूसरा जो इसका भूभाग था वो क्या था आपका? दक्कन का पठार। दक्कन का पठार ही हमको पढ़ने का था, तो दक्कन का पठार आज हम स्टार्ट करेंगे। इस दक्कन के पठार के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाएगा महाराष्ट्र का पठार, सतपुड़ा श्रेणी, मैसूर का पठार, आंध्र का पठार, कर्नाटक का पठार, ठीक है। साथ ही इसी के साथ 2 भूभाग आप और पढ़ते हैं। एक पढ़ते हैं आप पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत, और एक आप पढ़ते हैं पूर्वी घाट पर्वत। तो जब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वत आपका कंप्लीट हो जाएगा तो ये जो प्रायद्वीपीय भूखंड का है हमारा एक भौगोलिक संरचना, ये भी क्या हो जाएगी? कंप्लीट हो जाएगी। क्लियर है सभी को? इतनी बातें यहां तक बताइएगा। क्लियर है? फ्रेम बना दिमाग में हम कहाँ चल रहे थे और हमको क्या पढ़ना है, ठीक है। चलो, तो अब यहाँ पर हम शुरू क्या करेंगे? दक्कन का पठार, है ना। साइड में कर देते हैं। अभी देखो दक्कन के पठार को अगर आप देखेंगे, हाँ चलो, दक्कन का पठार। दक्कन के पठार का निर्माण आपका जो प्रायद्वीपीय भूखंड है उस प्रायद्वीपीय भूखंड की जो आपकी संरचना है आर्कियन युग की, उन आर्कियन चट्टानों के ऊपर क्रिटेशियस कालखंड में एक दरारी उद्भेदन वाला ज्वालामुखी क्रिया होती है। ज्वालामुखी क्रिया में होता क्या है? जो अंदर का मैग्मा था वो ऊपर आता है। जब उससे गैस वगैरह उसकी सारी चीजें रिलीज हो जाती है तो वो बन जाता है लावा।
चूंकि ये जो उद्भेदन था ये दरारी था, इसलिए इसका जो मटेरियल था यानी कि इसका जो मैग्मा था वो काफी लिक्विड था और दूर दूर तक फैल गया, यानी तरल होने की वजह से, सिलिका की मात्रा कम होने की वजह से क्या हो गया, दूर दूर तक फैल गया। तो दूर दूर तक जब ये फैला तो उस प्रायद्वीपीय भूखंड में ही किसका निर्माण हो गया, विभिन्न पठारों का निर्माण हो गया, जिनको हम क्या कहते हैं, दक्कन का पठार। और इसी के अंतर्गत ये जो मैग्मा जमा हुआ अलग अलग स्थानों पर, इसी को क्या कहा गया, दक्कन ट्रैप। यानी कि दक्कन के पठार के अंतर्गत जो महाराष्ट्र और लावा का पठार आपको विशाल भूभाग में देखने को मिलता है, ये आपका कहलाता है दक्कन ट्रैप, जो अभी यूपी पीसीएस के परीक्षा में भी आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। क्या हो गया, चल, तो यहाँ पर दक्कन के पठार की अगर आप आकृति को देखेंगे, किसको देखेंगे, सर्वप्रथम हम क्या देखेंगे, इसकी आकृति को देखेंगे। तो आकृति जब आप इसकी देखते हैं तो ये आपको कैसा नजर आता है, त्रिभुजाकार में। इसका आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। जो दक्कन का पठार है आपको देखो, ये आपकी क्या है, पूरी प्रायद्वीपीय भूखंड है। इस प्रायद्वीपीय भूखंड के अंतर्गत जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसको कौन कवर किए हुए है, दक्कन का पठार। यही क्या है आपका, दक्कन का पठार। ठीक है, अब ये जो दक्कन का पठार है इसका आकार भी कैसा है, त्रिभुजाकार, यानी कि त्रिभुज का आकार लिए हुए है। अब इसकी अवस्थिति कैसी है, अवस्थिति में अगर आप देखेंगे तो इसके उत्तरी भूभाग में आपको क्या मिलेगी, सतपुड़ा रेंज मिलेगी। क्या मिल जाएगी, सतपुड़ा रेंज। इसके पूर्व में आपको क्या मिल जाएगा, पूर्वी घाट पर्वत। इसके पश्चिम में आपको क्या मिल जाएगा, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, तो ये जो दक्कन का पठार है इसकी अवस्थिति अगर आप देखेंगे तो अवस्थिति में आपको उत्तर में क्या मिल रहा है, तो उत्तर में हमको मिल जाता है सतपुड़ा श्रेणी। क्या मिलती है, सतपुड़ा श्रेणी। यही कारण है कि सतपुड़ा श्रेणी को दक्कन के पठार के अंतर्गत ही पढ़ा जाता है। दूसरा चीज है कि इसके पूर्व में आपको क्या मिल रहा है, तो इसके पूर्व में आपको मिल रहा है पूर्वी घाट पर्वत। क्या मिलता है, पूर्वी घाट मिल जाता है। पश्चिम में इसके क्या मिल जाता है, तो पश्चिम में इसके मिल जाता है आपको पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक, तो ये इसकी क्या हो गई, अवस्थिति हो गई। अब इसका क्षेत्रफल अगर आप देखोगे तो ये जो पूरा दक्कन का पठार है इसका क्षेत्रफल यानी कितने वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 7 लाख वर्ग किलोमीटर में। कितना, 7 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका क्या है, विस्तार है। औसत ऊंचाई की इसकी बात की जाए, औसत ऊंचाई, तो औसत ऊंचाई अगर आप देखेंगे तो इसकी आपको औसत ऊंचाई प्राप्त होती है 500 से 1100 मीटर। ठीक है, औसत ऊंचाई कितनी प्राप्त हो रही है, तो औसत ऊंचाई आपको प्राप्त हो जाती है 500 से 1100 मीटर। ठीक है, इसके अंतर्गत भारत के कौन कौन से भूभाग आते हैं, तो इसमें अगर आप राज्य के आधार पर देखेंगे तो इसमें आ जाता है मध्य प्रदेश, इसमें आ जाता है महाराष्ट्र, इसमें आ जाता है झारखंड, इसमें आ जाता है कर्नाटक, इसमें आ जाता है उड़ीसा, है ना, कर्नाटक, उड़ीसा। ठीक है, और क्या क्या आ रहे हैं आपके, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ठीक है, तमिलनाडु, ये सब जो क्षेत्र है, गुजरात का दक्षिणी भाग आता है, राजस्थान का भी दक्षिणी भाग आता है। तो इसमें कुछ ऐसे क्षेत्र है जो यहाँ पे क्या हो जाते हैं, आपके शामिल हो जाते हैं। तो इस भूभाग में या इन राज्य के अनुसार अगर आप देखोगे तो इसका फैलाव इन राज्यों में आपको देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, निर्माण कैसे हुआ है, मैंने आपको बताया ज्वालामुखी क्रिया हुई थी। ज्वालामुखी क्रिया कब हुई थी, क्रिटेशियस कालखंड में। तो क्रिटेशियस कालखंड में, सारे कालखंड मैंने पढ़ाए हैं, देख लेना। क्रिटेशियस कालखंड में क्या हुआ, दरारी उद्भेदन हुआ। ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार की होती है, एक केंद्रीय उद्भेदन वाली और एक दरारी उद्भेदन वाली। केंद्रीय उद्भेदन में होता क्या है, जो अंदर का मैग्मा है वो नलिका के द्वारा, विंड पाइप के द्वारा क्या हो, सॉरी पाइप, वेंट बोलते हैं इसको, वेंट में वेंट है ना, ये वेंट के द्वारा क्या होता है, अंदर से अत्यधिक विस्फोट के साथ ऊपर की ओर आता है। तो जो ज्वालामुखी क्रिया अत्यधिक विस्फोट के साथ
होती है उसको हम क्या कहते हैं, केंद्रीय उद्भेदन। और एक होती है आपकी, ये धरातल है आपका, इस धरातल में अंदर से संवहन तरंगे चलती है, ये संवहन तरंगे ऊपर की ओर आती है और इस क्रस्ट को क्या करती है, दुर्बल करने का काम करती है, कमजोर करने का काम करती है। जैसे जैसे ये क्रस्ट कमजोर हो जाता है तो धरातल में एक दरार पड़ता है, भ्रंश पड़ता है, और इसी के माध्यम से अंदर का जो मैग्मा है वो क्या आ जाता है, ऊपर की ओर। चूंकि दरारी उद्भेदन में किसी प्रकार का कोई विस्फोट नहीं हुआ है, इसका मतलब जो मैग्मा था वो कैसा था, तरल था, लिक्विड था, लिक्विड की मात्रा उसमें ज्यादा थी, इसलिए वो आता है और दूर दूर तक के इलाकों में फैल जाता है। इससे क्या कोई शंकुनुमा पर्वत का निर्माण हो सकता है कि नहीं? शंकुनुमा पर्वत का निर्माण कब होगा, जब क्या होगा, केंद्रीय उद्भेदन होगा। लेकिन जब दरारी उद्भेदन होगा तो क्या होगा, समतल पठारों का निर्माण होगा। तो ऐसे ही पठारों का निर्माण कहाँ होगा, हमारे प्रायद्वीपीय भूभाग में, ठीक है, जिसको हमने अलग से नाम दिया क्या, दक्कन का पठार, ठीक है। तो इसको इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, ठीक। तो निर्माण हुआ इसका क्रिटेशियस कालखंड में दरारी उद्भेदन से। चूंकि दरारी उद्भेदन हुआ तो जो मैग्मा ऊपर आया, लावा बना, वो ठंडा हुआ, ठंडा होके ये कौन सी चट्टान बनती है, तो ठंडा होने के बाद इसका रूप, मतलब ये किस रूप में आती है, तो आपको बेसाल्टिक चट्टान के रूप में आती है। किस रूप में आती है, बेसाल्टिक चट्टान का इसका रूप आ जाता है। जो बेसाल्ट की चट्टानें हैं इनका क्या होता है, ये टूटती है, फूटती है, किसके द्वारा, बाह्य प्रक्रमों के द्वारा, जैसे वर्षा जल के द्वारा, जैसे तापांतर यानी कि कम या ज्यादा, दिन में क्या होता है, कई बार अत्यधिक गर्मी होती है और रात में ठंडा होता है, इस वजह से क्या हो जाता है, जो चट्टानों के कण है दिन के समय प्रसार करते हैं, रात में संकुचित हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया में क्या, कई बार वो टूटते फूटते हैं, और ये जो टूटे फूटे चट्टानी कण है इनको हवाओं के द्वारा, वर्षा के जल के द्वारा, नदियों के जल के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बहाकर ले जाया जाता है। इनका और महीनीकरण किया जाता है, इनकी तोड़फोड़ की जाती है, इनको टूट फूट किया जाता है, और इन्हीं सब प्रक्रियाओं और जलवायु दशाओं के साथ ये क्रिया करते हुए किसका निर्माण करते हैं, मृदा का। तो जहां पर भी बेसाल्ट चट्टान होगी वहां पर हमेशा हमेशा किस मृदा का निर्माण होता है, काली मृदा का। काली मृदा में चूने की मात्रा भरपूर होती है, तो हमेशा हमेशा जब भी जो बेसाल्ट चट्टान उनका क्षरण होगा तो काली मिट्टी का निर्माण होगा। ऐसे ही दूसरी चीज है कि जब कभी ग्रेनाइट चट्टानों का क्षरण होगा तो हमेशा लाल मृदा का निर्माण होगा। बाकी जलोढ़ तो आपकी किसके द्वारा आती है, नदियों के द्वारा आती है, ठीक है। बाकी इसके अलावा अन्य जो मिट्टियां है वो मिक्स रूप में आपको, ये जो बाह्य प्रक्रम है इनके द्वारा अलग अलग स्थानों पर ले जाकर के जमा कर दी जाती है, तो कई कई स्थानों में आपको निश्चित मिट्टी मिलती है, ठीक है। तो एक काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होती है, लाल मिट्टी ग्रेनाइट की चट्टानों से निर्मित होती है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इसका क्या हो गया, ये आपने एक बेसिक स्ट्रक्चर समझ लिया। अब इसकी संरचना को अगर आप देखोगे तो सबसे पहले आपको इसमें पढ़ना पड़ेगा सतपुड़ा का पठार, क्योंकि सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी एक घनसोद पर्वत है और इसी को अब हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इसका क्या कर रहा है, उत्तरी विस्तार को कवर कर रहा है, ठीक है। तो यहां तक की बात क्लियर है, बताइएगा। यहां तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, है ना, सवाल पूछ लिया करो, होता है कोई प्रॉब्लम तो। देखो अब बात करेंगे किसकी, सतपुड़ा श्रेणी की, है ना। देखो सतपुड़ा श्रेणी आपको 3 राज्यों में फैली हुई नजर आती है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी 3 राज्यों में, मुख्य तौर पर 4 राज्यों में फैली हुई नजर आती है। ये गुजरात से लेकर के छोटा नागपुर पठार यानी गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ से होते हुए छोटा नागपुर पठार तक फैली हुई है। अब यहाँ पर अगर आप इसकी संरचना देखोगे तो कुछ इस तरीके से आपको इसकी संरचना नजर आएगी। इस तरीके से 3 मुख्य भागों में बटते हुए ये 3 भागों में बटी हुई है। सतपुड़ा जो श्रेणी है ये क्या है आपका, एक भ्रंशोद पर्वत है। इसका सबसे जो पश्चिमी भाग है,
इसका जो सबसे पश्चिमी भाग है इसको हम क्या कहते हैं, राजपीपला। क्या कहते हैं, राजपीपला। इसका जो मध्य भाग है ये कहलाता है महादेव श्रेणी। क्या कहलाता है, महादेव श्रेणी। और इसका जो पूर्वी भाग है ये क्या कहलाती है, मैकल श्रृंखला। नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है, बाकी फिर देखेंगे, है ना। तो यहाँ पर जो आपकी सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो 3 भागों में मुख्य रूप से फैली हुई है। अच्छा, एक चीज याद रखना, यही राजपीपला और महादेव के बीच एक और श्रृंखला मिलती है जिसको हम कहते हैं ग्वालीगढ़। क्या कहते हैं, ग्वालीगढ़। तो मुख्य तौर पर तो ये 3 भागों में है, लेकिन इसका एक छोटा सा जो पर्वत शिखर है वो ग्वालीगढ़ श्रृंखला के रूप में हमको महादेव और राजपीपला के बीच में नजर आता है। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि ये कहां से लेकर के यहाँ क्या पड़ जाता है, आपका गुजरात पड़ जाता है। तो ये गुजरात से लेकर के इधर मध्य प्रदेश, बीच में आपका पड़ गया मध्य प्रदेश, यहाँ पे पड़ गया आपका छत्तीसगढ़, और इधर पड़ गया आपका छोटा नागपुर पठार, यानी कि यहाँ पे पड़ गया आपका झारखंड। तो इस तरीके से ये गुजरात से लेकर के कहां तक फैली हुई है, आपके झारखंड तक फैली हुई है। अब ये जो पूरी सतपुड़ा श्रेणी है, चूंकि आपको पता चल गया ये क्या है, भ्रंशोद पर्वत। भ्रंशोद पर्वत कहने का मतलब क्या, कि इसके ऊपर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगी, नर्मदा वैली। क्या मिलेगी, नर्मदा घाटी। यहाँ क्या मिलेगी, इसके उत्तर में नर्मदा घाटी। नर्मदा घाटी के उत्तर में क्या है, विंध्य श्रेणी। क्योंकि विंध्य श्रेणी क्या है, एक वलित पर्वत है। विंध्य श्रेणी क्या है, एक वलित पर्वत है, इसको याद रखना, ठीक है। धरातल में वलन पड़ा था, उसके बाद विंध्य श्रेणी का निर्माण हुआ था। ये सतपुड़ा श्रेणी कैसे बनी, कि कोई पिंड आया आपकी पृथ्वी से टकराया, और पृथ्वी से टकराने के बाद इसमें क्या पड़ गए, 2 दरार पड़ गए। एक दरार नर्मदा घाटी हो गया, और दूसरा दरार इसके जस्ट नीचे आपको मिलता है, जिसको आप ताप्ती नदी घाटी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये एक भूभाग था, ये एक भूभाग था आपकी पृथ्वी का, आपके भारत का एक पिंड था, ये आपकी पृथ्वी से टकराया। इस भूभाग का जो ये हिस्सा था ये नीचे की ओर धंस गया, ये हिस्सा भी क्या हो गया, नीचे की ओर धंस गया, ये हिस्सा यथावत बना रहा। अब इसको धसा दो, तो धसा देंगे तो हम ये कैसा हो जाएगा, ये ऊपर का हिस्सा यथावत बना है, तो ये अब ये वाला भी हिस्सा नीचे धस गया। तो इस तरीके से बीच में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का निर्माण हो गया, और इसके उत्तरी भूभाग में घाटी बन गई, जिससे नर्मदा नदी का निकास हुआ, और उसके दक्षिणी भाग में एक घाटी बन गई, जिससे किसका निकास हुआ, ताप्ती नदी का निकास हुआ। इस प्रकार जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है वो क्या है, आपका एक भ्रंशोद पर्वत है, जो 3 श्रृंखलाओं के रूप में 4 राज्यों में फैला हुआ है। इस चीज को आप अच्छे से याद रखना। दूसरी महत्वपूर्ण बात आपकी ये है कि ये जो सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है इसका सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचे शिखर का नाम है धूपगढ़। इसका सबसे ऊंचा शिखर क्या है, धूपगढ़, ठीक है। महादेव श्रेणी में स्थित है ये धूपगढ़। राज कहां पर स्थित है, महादेव श्रेणी में, ठीक है। किस राज्य में है, तो मध्य प्रदेश में। कहां पर है, मध्य प्रदेश। ऊंचाई कितनी है, 1350 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है, तो 1350 मीटर इसकी ऊंचाई है। दूसरा जो बड़ा पर्वत शिखर है वो है अमरकंटक। क्या है, अमरकंटक। जो अमरकंटक है ये कहां पर है, ये भी मध्य प्रदेश में है। इसका जो ऊंचाई है वो है 1065 मीटर। कितनी है, 1065 मीटर, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर याद रखना नहीं, अमरकंटक को मत लो, क्योंकि अमरकंटक से भी एक ऊंचा पर्वत शिखर है, इसका नाम है बदरगढ़। बदरगढ़, ठीक है। बदरगढ़ की, ये बदरगढ़ पड़ता है आपको छत्तीसगढ़ में। कहां पड़ेगा, छत्तीसगढ़ में। और ये जो बदरगढ़ है इसकी ऊंचाई है, इसकी ऊंचाई है आपकी थोड़ी सी बस इससे ज्यादा है, थोड़ी सी इससे कम है, लगभग 1100 मीटर समथिंग इसकी ऊंचाई है। लगभग बता रही हूँ, मेरे को क्लियर नहीं है ना, तो लगभग 1100 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो यहाँ पर 3 बड़े पर्वत शिखर मिलते हैं आपको, किसके, सतपुड़ा के। सतपुड़ा का सबसे बड़ा पर्वत शिखर क्या है, धूपगढ़। दूसरा बड़ा पर्वत शिखर क्या है, बदरगढ़। और तीसरा बड़ा पर्वत शिखर है अमरकंटक, ठीक है। अमरकंटक मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है। बदरगढ़ छत्तीसगढ़ में है। धूपगढ़ भी कहां पर है, मध्य प्रदेश। इसको लाइन से ऐसे याद रख सकते हो। दूसरी चीज ये कि ये जो अमरकंटक है ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से 3 नदियों का उद्गम होता है। कितनी, 3 नदियों का। मैकल श्रृंखला में है अमरकंटक, ठीक है। याद रखना, अमरकंटक कहाँ है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, मैकल नोट्स में सब कुछ लिखा हुआ है। मैकल श्रृंखला में आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा अमरकंटक। और जो आपका धूपगढ़ है ये महादेव में मिलेगा, ठीक है। बदरगढ़ मैकल में ही मिलता है, लेकिन कहाँ मिलता
मिलता है आपको, सॉरी कहाँ मिलता है आपको, छत्तीसगढ़ में, ठीक है। इधर अमरकंटक, इधर बदरगढ़। अब यहाँ पर अमरकंटक से 3 नदियों का उद्गम होता है। कौन कौन सी, एक सोन नदी, एक जोहिला नदी और एक नर्मदा नदी, ठीक है। देखो ये है अमरकंटक, ये है सॉरी ये है अमरकंटक, यहाँ से निकलती है कौन सी, नर्मदा नदी। किधर, पश्चिम सॉरी पूर्व से पश्चिम की ओर, ऊपर की ओर जाती है सोन नदी। कहाँ जाती है, ऊपर की ओर जाती है, उत्तर की ओर जाती है सोन नदी, और फिर पूर्व की ओर मुड़ते हुए किसमें जाकर के मिल जाती है, गंगा नदी में। कहां पर, पटना में, दानापुर के पास, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहीं से निकलती है जोहिला, उत्तर की ओर बहती है और आगे जाकर के सोन नदी में क्या हो जाती है, मिल जाती है। तो अमरकंटक 3 नदियों का उद्गम स्रोत है, एक नर्मदा का, दूसरा किसका, सॉरी सोन का, और तीसरा किसका, जोहिला का, तीसरा किसका, जोहिला का, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है कि इस प्रकार जो ये अमरकंटक पर्वत श्रेणी है वो अरी प्रवाह, अरी किसका, अरी प्रवाह का एग्जाम्पल सेट करती है। अरी प्रवाह नदियों का प्रवाह तंत्र है, जिसको अभी हम जब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नदी तंत्र, उसमें मैं आपको इसको क्लियर करवा दूंगी, ठीक है। जितने भी अपवाह तंत्र, वृक्षाकार, अरी, ये सब हम लोग उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर इतनी बात किसकी हो गई, सतपुड़ा श्रेणी की। अब ये बताओ, इस पूरा ये जो पढ़ा अभी तक, इससे किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत, कोई सवाल हो तो पूछ लो आप लोग। यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछ लो। गुड इवनिंग शबनम। हो गया, नहीं हो कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, नहीं समझ में आया क्या, हाउ, नहीं कुछ तो बोलो, मुझे पता तो चले आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप लोग हाँ भी नहीं बोल रहे, नहीं भी नहीं बोल रहे, कुछ बोलो, तब तो मुझे समझ में आया। गुड इवनिंग दुर्गेश जी, लेट हो गए आपके? हाँ, थोड़ा जब पूछती हूँ ना तब बता दिया करो, कोई सवाल आपका हो तो पूछ लिया करो, ठीक है। चलो अगला है आपका महाराष्ट्र, या अब राहुल जी, ऐसा फिर से पूरा टॉपिक थोड़ा ना पढ़ाऊंगी, अब उसके लिए क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, वो देखना। अगला है आपका महाराष्ट्र। किसी बिंदु पर कोई दिक्कत हो तो बोलो, अब पूरा टॉपिक क्लियर नहीं करूंगी। महाराष्ट्र का पठार, क्लास रिकॉर्ड हो जाएगी, उसको देखिए, ऐसा तो सिलेबस ही नहीं बढ़ेगा। देखो महाराष्ट्र का पठार, ये जो महाराष्ट्र का पठार है इसी को दक्कन ट्रैप भी बोला जाता है। इसी को क्या बोला जाता है, दक्कन ट्रैप भी बोला जाता है, ठीक है। अब ये जो आपका दक्कन ट्रैप है, ये यहाँ पर एक मिनट है ना, हाँ, दक्कन ट्रैप, इसका विस्तार आपको 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से, इसका विस्तार कहां से कहां तक मिलेगा, तो इसका विस्तार मिलेगा आपको 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर उत्तर पूर्व में नागपुर तक, उत्तर पूर्व में नागपुर, नागपुर का नाम तो सुना होगा, महाराष्ट्र में इसको मिनी बॉम्बे कहते हैं। कई छात्रों को अभी जुड़ नहीं पाई थी, इसलिए समस्या आ रही थी। अच्छा, तो, हाँ, तो उनको लगातार अब जुड़ रही है उनको। हाँ ठीक है, आज शाम को अभी क्लास मेरी होती है, उसके बाद सर सबको जोड़ देंगे, कई लोग जुड़े हैं कई नहीं जुड़े हैं, इसलिए किसी को दिख रही है किसी को नहीं दिख रही है, ठीक है। तो अभी सर मेरी क्लास के बाद आप लोगों को जोड़ देंगे, है ना। चलो कल तक जुड़ जाएंगे। ठीक, चलो दक्कन ट्रैप, इसका ये महाराष्ट्र का जो लावा पठार है इसी को क्या बोलते हैं, दक्कन ट्रैप बोलते हैं, ठीक है। विस्तार 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से उत्तर पूर्व में नागपुर तक इसका विस्तार आपको मिलता है। सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र आपने सुना होगा, अभी सारी हम लोग मैपिंग करेंगे, है ना। सतमाला, अजंता,
अजंता, बालाघाट, बालाघाट, हरिश्चंद्र, हरिश्चंद्र, ये जो श्रेणियां हैं ये सब आपको कहाँ मिलेगी? महाराष्ट्र में मिलेगी। और ये किसका भाग है? इसी दक्कन ट्रैप का ही भाग है। ठीक है। दूसरी चीज ये कि जो ये लावा का निक्षेप यहाँ पर आपको मिलेगा वो 2000 मीटर से भी अधिक। लावा का जो निक्षेप यहाँ पर आपको मिलेगा वो क्या है? 2000 मीटर से अधिक गहराई वाला आपको देखने के लिए मिल जाता है। दूसरी चीज ये कि इसमें क्या है? जीवाश्मों का अभाव भी है। जीवाश्मों का इसमें क्या होता है? अभाव भी है और अभाव भी है। ठीक है। और ये जो आपका पूरा दक्कन ट्रैप है या जो महाराष्ट्र और लावा का पठार है, सबसे ज्यादा जो लावा के निक्षेप बिछे हैं वो इसी क्षेत्र में बिछे हुए हैं। दूसरी चीज ये कि ये जो भूभाग है दक्कन ट्रैप का या महाराष्ट्र के पठार का, इस भूभाग की महत्वपूर्ण नदी है गोदावरी। यहाँ की महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो गोदावरी यहाँ की महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है। इतनी बात हो जाती है। यहीं से आगे जब आप देखोगे थोड़ा सा महाराष्ट्र के पूर्व में जाओगे तो आपको मिल जाता है महानदी बेसिन। और ये जो महानदी बेसिन है इसको भी किसके अंतर्गत शामिल किया जाता है? इसी दक्कन के पठार के अंतर्गत। एक छोटा सा भूभाग है। अब ये जो महानदी बेसिन वाला हिस्सा है इसको आप छत्तीसगढ़ का मैदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ का मैदान। ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्या कहते हैं? मैदान। अगर यहाँ पे मैं छोटा सा मैप आपको बताऊं तो यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर आप देखिएगा, देखो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? महाराष्ट्र का पठार यहाँ मिल जाएगा। ठीक है। थोड़ा सा आगे यहाँ पर आपको मिल जाता है छत्तीसगढ़ बेसिन। ये है आपका महाराष्ट्र का पठार, महाराष्ट्र पठार। ठीक है। ये है आपका छत्तीसगढ़ बेसिन, छत्तीसगढ़ बेसिन। ठीक है। छत्तीसगढ़ बेसिन, है ना। अब ये हो गया। इसको ये मतलब इसको दिमाग में, अपने दिमाग में रखो कि यहाँ पर है। ठीक है। अब ये जो छत्तीसगढ़ का मैदान है इसका निर्माण कैसे हुआ है? महानदी बेसिन है चूंकि, तो किसके द्वारा? महानदी के द्वारा ही इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। और इसमें कौन शामिल है? इसकी सहायक नदियां, डूब हो गई, मंड हो गई, है ना, सहायक ईब हो गई, ये सब इसकी क्या है? सहायक नदियां। ठीक है। अब यहाँ पर इनके द्वारा जो उत्तरी सीमा है, उत्तरी सीमा, ठीक है, किसकी? छत्तीसगढ़ के मैदान की, ये वाला जो हिस्सा है इसका उत्तरी सीमा। ठीक है। तो ये जो इसकी उत्तरी सीमा है यहाँ पर आपको इसी दक्कन ट्रैप से निर्मित कुछ पठार मिलते हैं, जिसमें से एक पठार है लोरमी का पठार। क्या है? लोरमी पठार। ठीक है। दूसरा जो पठार है ये है आपका पेंड्रा पठार। कभी नाम आ जाए परीक्षा में तो याद रखना ये दक्कन पठार के ही भाग है। ठीक है। नाम नया नया सा न लगे कि पता नहीं क्या पढ़ लिया। तो ये जो पठार है लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, छुरी पहाड़ियां, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे रायगढ़ पहाड़ियां, तो ये सब किसका भाग है? ये सब दक्कन ट्रैप के ही भाग है, यानी कि दक्कन के पठार के ही हिस्से हैं, जो कहां पर है? महानदी बेसिन यानी कि छत्तीसगढ़ के मैदान के उत्तरी भूभाग में अवस्थित है। लोरमी पठार, पेंड्रा पठार, छुरी पहाड़ियां और रायगढ़ पहाड़ियां। वहीं इसके पश्चिम में आप देखेंगे, मतलब इसके इस हिस्से में आएंगे, पश्चिम वाले भाग में। ठीक है। इस हिस्से में आएंगे तो इसके पश्चिम भाग में भी आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगी। तो पश्चिमी भाग में आपको सतपुड़ा का एक हिस्सा मिलता है, जिसको आप क्या कहते हैं? मैकल श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकल श्रेणी कहते हैं। ठीक है। और यहीं पर दक्षिणी भाग भी आएगा, और दक्षिणी भाग में आपको राजहरा पहाड़ियां मिलेगी। क्या मिलेगी? राजहरा की पहाड़ियां। ठीक है। क्या मिल जाएगी? राजहरा की पहाड़ियां। इसके दक्षिण भाग में क्या मिल जाएगा आपको? राजहरा की पहाड़ियां। तो ये सब किसका हिस्सा है? दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा है। तो इस चीज को, इस हिस्से को आप लोग याद रखेंगे। नोट्स में सब कुछ आपके लिखा हुआ है। नोट्स जो नए लोग हैं उनको नहीं मिला हुआ है शायद, तो अभी उनको अवेलेबल करा दिया जाएगा। ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा जो अब इसमें आप पढ़ोगे नेक्स्ट, वो है उड़ीसा उच्च भूमि। ठीक है। दूसरा जो इसी के छोटे से हिस्से के रूप में आप पढ़ते हैं, इसको कहा जाता है उड़ीसा उच्च भूमि।
उच्च भूमि, ये भी किसका हिस्सा है, दक्कन ट्रैप का ही हिस्सा है। अगर यहाँ पे हम पुनः क्या बनाएंगे, एक मैप बनाएंगे, क्या है, बार बार ऊपर नीचे करो, उससे तो छोटा सा बनाओ, ठीक है। ये है आपका, यहाँ पे क्या था आपका, महानदी बेसिन, यहाँ पे महाराष्ट्र लावा का पठार, और यहीं पर आपको क्या मिल जाएगी, उड़ीसा उच्च भूमि, क्या मिलेगी, उड़ीसा उच्च भूमि, ठीक है। ये क्या मिल गया आपको, उड़ीसा उच्च भूमि। अब ये जो उड़ीसा उच्च भूमि है, यहाँ पर उत्कल तट के सहारे, ये वाला जो हिस्सा है ये क्या है, उत्कल तट है, ठीक है। अभी हम सारे तटीय मैदान देखेंगे, उत्कल तट, ठीक है, तब उसमें सारे हम तट पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ के उत्तरी भाग में क्या है आपका, उत्कल तट। क्या बोल रहे हैं, अंजू, अंजू जी, अच्छा, राजमहल की पहाड़ियां, राजमहल नहीं, राजहरा की पहाड़ियां हैं, ठीक है, राजहरा, राजमहल की पहाड़ी छोटा नागपुर पठार में मिलेगी, ठीक है। अभी आप जब बैक क्लास देखोगे, पुरानी क्लास है, तो राजमहल पहाड़ी है, एक राजहरा पहाड़ी अलग है। राजहरा पहाड़ी आपको इसमें छत्तीसगढ़ के मैदान में दंडकारण्य पठार के आसपास देखने को मिलेगी, और एक राजमहल पहाड़ी है जो आपको कहाँ देखने को मिलेगी, छोटा नागपुर पठार के हिस्से के रूप में, ठीक है। हाँ, चलो, अब यहाँ पर, हाँ, हम लोग कहाँ थे, उड़ीसा उच्च भूमि, उड़ीसा उच्च भूमि को देखिए आप, यहाँ पे मिलेगी, यहाँ पे है राजहरा पहाड़ी, देख लो पहले, यहाँ पे है राजहरा पहाड़ी, इधर पे है छोटा नागपुर का पठार, और यहाँ छोटा नागपुर पठार में आपको मिलती है राजमहल पहाड़ी, ठीक है, क्लियर रखना इस चीज को, है ना। चलो, अब यहाँ पर हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, उड़ीसा, तो उड़ीसा उच्च भूमि में उत्कल तट के सहारे एक पहाड़ी मिलती है जिसको गड़जात की पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। तो गड़जात की पहाड़ी, गड़जात की पहाड़ियां, गड़जात या गड़जात दोनों बोलते हैं इसको, गड़जात की पहाड़ियां किसके सहारे मिलती है, उत्कल, उत्कल तट के सहारे फैली हुई है, उत्कल तट के सहारे, सहारे फैली हुई है आपकी कौन सी, गड़जात की पहाड़ी। इसके पश्चिम में, इसके पश्चिम में आपको क्या मिल जाएगा, दिख रहा है आपको, ये क्या हमने बनाया था, महानदी बेसिन, तो इसके पश्चिम में आपको क्या मिलता है, महानदी बेसिन, किसके, उड़ीसा उच्च भूमि के पश्चिम में आपको क्या मिलता है, महानदी बेसिन। पूर्व में हमने देखा गड़जात पहाड़ियां फैली हुई है किसके सहारे, उत्कल, उत्कल तट के सहारे, तो इसके पूर्व में क्या है आपका, उत्कल तट। इसके उत्तर में आप देखेंगे तो उत्तर में आपको क्या मिल जाएगा, देखो यही बना दिया था मैंने, छोटा नागपुर का पठार, तो क्या मिल गया इसके उत्तर में, छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। अब यहाँ पर दक्षिण पश्चिम में आप देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम में इसके मिल जाएगा आपको पूर्वी घाट, दक्षिण पश्चिम में इसकी क्या मिल जाएगा, पूर्वी घाट की शुरुआत हो जाती है यहाँ से, ठीक है। तो इसके दक्षिण पश्चिम में फैला हुआ है आपका पूर्वी घाट। यहाँ पर उड़ीसा उच्च भूमि में 2 पर्वत शिखर है, कितने, 2 पर्वत शिखर है उड़ीसा उच्च भूमि में। ये 2 पर्वत शिखर में से एक का नाम है मलयगिरी, क्या है, मलयगिरी, ठीक है। कहाँ पर है मलयगिरी, उड़ीसा में। ऊंचाई कितनी है इसकी, 1169 मीटर, किसकी, मलयगिरी की। उड़ीसा उच्च भूमि का दूसरा सर्वोच्च शिखर है मेघसानी, क्या है, मेघसानी, और मेघसानी की ऊंचाई कितनी है आपकी, तो 1157 मीटर। तो उड़ीसा उच्च भूमि में 2 ऊंचे पर्वत शिखर है, जिसमें से एक का नाम है मलयगिरी और दूसरे का नाम क्या है, मेघसानी। मलयगिरी, मेघसानी परीक्षा में, अन्य परीक्षाओं में पूछे गए पर्वत शिखर है, इनको याद रखना। दोनों कहां पर है, तो दोनों उड़ीसा में है, ठीक है। इस चीज को आप यहाँ पर याद रखेंगे। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद आप पढ़ेंगे दंडकारण्य का पठार। तो यहीं पर छत्तीसगढ़ के भूभाग में मुख्य तौर पर आपको क्या मिल जाएगा, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। दंडकारण्य के पठार चूंकि बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ है, बहुत अच्छा स्थल नहीं है, इसलिए कृषि के लिए अनुपयोगी है। तो हम पहले हेडिंग दे दे, दंडकारण्य का पठार, ठीक है। अब ये जो आपका दंडकारण्य का पठार है, ये दंडकारण्य के पठार का विस्तार कोरापुट और कालाहांडी, अलग अलग देखो, उड़ीसा में, उड़ीसा का दक्षिणी भाग इसमें पड़ता है, कौन सा, कोरापुट और कालाहांडी, ठीक है। उड़ीसा के 2 भाग इसमें आते हैं, एक आ जाता है कोरापुट और दूसरा क्या आ जाता है, कालाहांडी, ठीक है। इसके अलावा आप देखेंगे
छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का पूरा बस्तर वाला भाग इसमें आ जाता है, तो छत्तीसगढ़ का बस्तर वाला भाग आ गया, ठीक है। इसके अलावा कुछ हिस्सा महाराष्ट्र में लगता है, कुछ हिस्सा तेलंगाना में लगता है और उत्तरी भूभाग यानी आंध्र प्रदेश का उत्तरी हिस्सा इसमें शामिल हो जाता है, यानी कुछ हिस्सा आंध्र प्रदेश का भी इसमें आता है, ठीक है। दूसरी चीज ये कि ये जो पठार है कैसा है, बहुत उबड़ खाबड़ है, मतलब बहुत उबड़ खाबड़ मतलब समतल भूमि का ये पठार नहीं है। दूसरी चीज ये चूंकि उबड़ खाबड़ है इसलिए कैसा है, अनुपजाऊ है, यानी कि यहाँ पर किसी प्रकार की कोई खास कृषि व्यवस्था नहीं है। लेकिन हाँ, ये खनिज संसाधनों के दृष्टिकोण से कैसा है, संपन्न है, कैसा है, संपन्न है। और मुख्य तौर पर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो टीन के लिए प्रसिद्ध है, टीन के उत्खनन के लिए ये मुख्य तौर पर प्रसिद्ध है। यहाँ पर दंडकारण्य पठार में एक नदी है जिसका नाम है इंद्रावती, ठीक है। क्या नाम है, इंद्रावती। इंद्रावती किसकी सहायक है, बताओ तो, मैसेज करके बताओ, इंद्रावती नदी किसकी सहायक है, बताइएगा, इंद्रावती नदी किसकी सहायक है। है ना, किसकी है, गोदावरी की। तो जो ये इंद्रावती है ये है गोदावरी की सहायक, और जो ये इंद्रावती है इसका जो उद्गम है इसी दंडकारण्य के पठार से होता है, ठीक है। तो गोदावरी की सहायक इंद्रावती नदी का उद्गम कहां से होता है, इसी दंडकारण्य पठार से। अच्छा, दूसरा सवाल ये पूछूं मैं आपसे कि ये जो इंद्रावती नदी है इसकी क्या खास विशेषता है, इसको हम मुख्य तौर पर किस लिए जानते हैं भारत में, बताओ। इंद्रावती नदी की क्या खास विशेषता है, इसकी एक स्पेशलिटी है, किस लिए, क्या नाम से इसको हम जानते हैं, किस तरीके से हम इसको संबोधित करते हैं, बताइएगा आप लोग कोई। हाँ बिल्कुल, तो हाँ बिल्कुल अंशु जी, बिल्कुल सही है। इंद्रावती नदी क्या बनाती है, चित्रकूट जलप्रपात, क्या बनाती है, चित्रकूट जलप्रपात। कहाँ बनाती है, छत्तीसगढ़ में, किस जिले में बनाती है, तो ये बनाती है आपके चित्रकूट जलप्रपात, ये बनता है आपके जगदलपुर में, ठीक है। कहाँ बनता है चित्रकूट जलप्रपात, छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में, ठीक है। अब ये जो चित्रकूट जलप्रपात है इसको किसकी संज्ञा दी जाती है, भारत के नियाग्रा जलप्रपात की, किसकी, भारत के नियाग्रा जलप्रपात की। ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये कहां पर है विश्व में, ये बताओ। ये जो नियाग्रा जलप्रपात है ये है कहां पर, बताइएगा। बिल्कुल, कहां पर है ये, उत्तरी अमेरिका में, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका में, है ना। हाँ ठीक है, उत्तरी अमेरिका भी बोलो, कनाडा भी बोलो, ठीक, चलो हो, है ना। तो ये क्या हो गया आपका, दंडकारण्य का पठार। पता नहीं कैसे पसीना पसीना सा आ रहा है, अब मौसम ऐसा है ना, तापांतर अब ज्यादा बढ़ रहा है इसलिए। चलो क्या कह रहे हो बीरेन जी, जगदलपुर में है भैया, वहीं लगता है, बस्तर में ही लगता है, ठीक है। चलो, अगला है आपका तेलंगाना का पठार।
तेलंगाना का पठार। ये जो आपका तेलंगाना का पठार है इसको आंध्रा का पठार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आंध्रा का पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसी पठार को रॉयल सीमा के पठार के नाम से भी जाना जाता है। इसके नाम से रॉयल सीमा का पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बेसिन मिलता है जिसका नाम है, मतलब एक नदी का बेसिन मिलता है जिसका नाम है कृष्णा नदी बेसिन। क्या मिलता है? कृष्णा नदी बेसिन। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपकी, इधर पे रहती है आपकी महानदी, इधर पे रहती है आपकी गोदावरी, ठीक है, और उसके बाद इधर पे रहती है आपकी कृष्णा नदी। ठीक, यहीं पर आपको तेलंगाना का पठार, यहीं पर इसको आंध्रा का पठार, मतलब ये मिक्स रूप में, और यहीं से मिल जाता है इसको रॉयल सीमा का पठार। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये कृष्णा नदी बेसिन है, ये कृष्णा नदी बेसिन, कृष्णा नदी बेसिन के उत्तरी भाग में, कहां पर? उत्तरी भाग में। तो कृष्णा नदी बेसिन के उत्तरी भाग वाले जो हिस्सा है उसको कहा जाता है तेलंगाना का पठार। कभी मतलब कूट के रूप में पूछ ले तो याद रखना। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं? तेलंगाना पठार। और इसके कृष्णा नदी के दक्षिण के जो भाग है उसको कहते हैं रॉयल सीमा का पठार। ठीक है, क्या कहते हैं? रॉयल सीमा का पठार। और इसी को और क्या कहते हैं? आंध्रा का पठार। तो यहाँ पे एक ये वाला जो हिस्सा है, ये ऊपरी हिस्से में आपको क्या मिलेगा? तेलंगाना का पठार। दक्षिणी हिस्से में क्या मिलेगा? रॉयल सीमा का पठार। ठीक है, अब यहाँ पर एक मिनट में फैन, बहुत पसीना आ रहा हाथ में। ठीक है, हाँ चलो, अब यहाँ पर क्या है आपका? तेलंगाना का पठार ये हो गया। यहीं पर आपको क्या मिलेगी? कुछ श्रेणियां मिलेगी जिनको आप बेलीकोंडा, इनको अभी हम सब मैपिंग करेंगे। ठीक है, बेलीकोंडा, पालकोंडा, पालकोंडा। हालांकि ये जो बेलीकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई, ये सब पहाड़ियां जो है वो किसका हिस्सा है? पूर्वी घाट का हिस्सा है, जो इसी भूभाग में फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब पर्वत श्रेणियां मिल जाती है। इसके अलावा जो एक झील है जिसका नाम है कोल्लेरू झील। क्या नाम है? कोल्लेरू झील, जो कि एशिया की सबसे बड़ी दलदली भूमि वाली झील है। ये कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के बीच में है। ठीक है, ये है क्या आपकी? गोदावरी नदी, और ये क्या है आपकी? कृष्णा नदी। इसके बीच का जो ये डेल्टा वाला भाग है, जो दलदली भाग है, दलदली जो भाग है, यहीं पर आपको क्या मिलती है? झील मिलती है, जिसका नाम क्या है? कोलेरू झील। तो कोलेरू झील गोदावरी और कृष्णा के बीच में, यानी गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन के बीच में आपको ये कोलेरू झील देखने के लिए मिलती है। तो बस यही कुछ खास विशेषता थी किसकी? तेलंगाना के पठार की। इसके बाद आती है बारी आपके कर्नाटक के पठार की। किसकी आ जाती है? कर्नाटक के पठार। तो ये वाला जो हिस्सा है यहीं पर, ये हिस्सा किसका कहलाता है? कर्नाटक के पठार का, कर्नाटक के पठार का। ठीक है, अभी सारी जो जितनी भी पर्वत श्रेणी आप लोग यहाँ देख रहे हैं और जो नहीं भी देख रहे हैं, अभी सब मिल जाएगी। ठीक है, कर्नाटक का पठार, कर्नाटक का पठार। ठीक है, ये जो है आपका कर्नाटक का पठार, ये कर्नाटक का पठार सिर्फ कर्नाटक में ही विस्तृत नहीं है, बल्कि इसका कुछ हिस्सा केरल में भी लगता है। तो ये दो राज्यों में फैला हुआ है। एक कर्नाटक में तो स्वयं ये है ही, और इसमें कौन सा राज्य शामिल है? केरल भी शामिल है। ठीक है, वहीं पर पश्चिमी घाट से संलग्न कुछ पहाड़ियां हैं इसी कर्नाटक के पठार में। किससे? पश्चिमी घाट से संलग्न कुछ पहाड़ियां हैं, जिसको क्या कहा जाता है? मलनाड कहा जाता है। ठीक है, यही इसी से संलग्न कुछ पहाड़ी, जिसको क्या कहते हैं? मलनाड कहते हैं। ये जो पूरा कर्नाटक का पठार है, इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बाबा बुदान की चोटी। कौन सी है सबसे ऊंची चोटी? बाबा बुदान की चोटी है। ठीक है, इसके अलावा यहीं पर आपको एक मुल्यानगिरी भी मिलेगी। क्या मिलेगी? मुल्यानगिरी। देखो, उड़ीसा में क्या थी? मलयगिरी। उड़ीसा में कौन सी थी? उड़ीसा उच्च भूमि में मलयगिरी। यहाँ पर क्या मिलेगी? मुल्यानगिरी। तो यहाँ पर ये जो बाबा बुदान है, यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। दूसरा ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र यहाँ पर क्या है? नहीं सॉरी, ये जो बाबा बुदान पहाड़ी है, इसकी सबसे ऊंची चोटी है मुल्यानगिरी। सबसे
ऊंचा शिखर, ऊंचा शिखर। मुल्यांगिरी किसका? बाबा बुदान का। और दूसरा ऊंचा शिखर है क्या? कुद्रेमुख। क्या है? कुद्रेमुख। ठीक है, दूसरा ऊंचा शिखर, ऊंचा शिखर। ठीक है, वो कौन सा है आपका? कुद्रेमुख। ठीक, कर्नाटक का पठार में कौन सी पहाड़ी है? बाबा बुदान पहाड़ी। बाबा बुदान पहाड़ी का सर्वोच्च शिखर है मुल्यांगिरी। दूसरा सर्वोच्च शिखर क्या है आपका? कुद्रेमुख। ठीक है, दूसरा सर्वोच्च शिखर क्या है? कुद्रेमुख, है ना। इतनी बात हो गई। इसके बाद इसी में आगे जाएंगे तो ये जो कर्नाटक का पठार है, यहाँ पर कौन सी संरचना देखने को मिलती है? यहाँ पर कौन सी संरचना देखने को मिलती है? धारवाड़ संरचना। भूगर्भीय कालखंड में हमने पढ़ा धारवाड़ संरचना है तो किससे संपन्न है? खनिज संसाधनों से संपन्न है। विभिन्न प्रकार के धात्विक और धात्विक खनिज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। खास तौर पर किसका भंडार है यहाँ पर? लौह अयस्क का। कुद्रेमुख बाबा बुदान किसके लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो इसी लौह अयस्क के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों में कौन कौन से मिल जाएगी आपको? कृष्णा मिल जाएगी, तुंगभद्रा मिल जाएगी। ये सब जो नदियां हैं इस क्षेत्र में आपको बहती हुई नजर आती है। बस हो गया कर्नाटक के पठार में इतना ही। इसके अलावा अच्छा एक चीज और, यहीं पर आपको क्या मिलेगा? कुंचिकल जलप्रपात। कुंचिकल जलप्रपात जो कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो किस पर है? वराही नदी पर है। किस पर है? वराही नदी पर सबसे ऊंचा जलप्रपात है। किस जिले में? शिमोगा जिले। किस जिले में? कर्नाटक के शिमोगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिल जाता है आपको? कुंचिकल जलप्रपात मिल जाता है ना। तो ये क्या हो गया आपका? कर्नाटक का पठार। अब इसी में आगे हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत और पश्चिमी घाट पर्वत। अब सारी पर्वत श्रेणियां आपकी एक एक करके निकल के आएगी। ठीक है, चलो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत, किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो पूछ लेना। ठीक है, चलो मैं आगे बढ़ रही हूँ। यहाँ पर अगर आप देखोगे किसको? पश्चिमी घाट पर्वत। पश्चिमी घाट पर्वत यहाँ पे क्या है आपकी? खंबात की खाड़ी। ये जो हिस्सा है ये क्या है? अरब सागर। अरब सागर। ठीक है, इधर क्या है आपकी? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है, चलो अब यहाँ पर क्या है आपका? खंबात की खाड़ी। खंबात खंबात की खाड़ी। ठीक है, यहाँ पर मुहाना है ताप्ती नदी का और यहीं पर मुहाना है नर्मदा नदी का। तो आपका जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर, थोड़ा छोटा कर लेते ना, हाँ दिख तो रही है, हाँ देखो ये ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर यहाँ क्या पड़ता है? कन्याकुमारी। क्या पड़ता है? कन्याकुमारी। ठीक है, भारत का सबसे स्थलीय भूभाग का सबसे दक्षिणतम बिंदु। ठीक, तो ताप्ती नदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक कितने किलोमीटर में ये फैला हुआ है आपका? 1600 किलोमीटर में। कितने किलोमीटर में फैला है? 1600 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, कौन सा? आपका ये पश्चिमी घाट पर्वत। ठीक, दूसरी चीज ये कि ये जो पश्चिमी घाट पर्वत है ये क्या नहीं है? वास्तविक पर्वत नहीं है। वास्तविक पर्वत नहीं है कहने का मतलब जैसे अन्य पर्वतों का निर्माण होता है, जैसे घनशोद पर्वत, वलित पर्वत, इन पर्वतों के निर्माण एक स्पेशल तकनीक के तहत होते हैं, प्रक्रिया के तहत होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये जो पर्वत है ये वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि हमारे प्रायद्वीपीय भूखंड का ही टूटा हुआ भाग है। जब भारत अफ्रीका से अलग हो रहा था उसी दौरान हमारे जो दक्षिण पश्चिमी भूभाग है उसमें कुछ भ्रंश पड़ने लगा, दरार पड़ने लगी, जिसकी वजह से हमारे पश्चिमी भूभाग का कुछ हिस्सा टूटकर अरब सागर में गिर गया और जो हमारा पश्चिमी भूभाग है वो थोड़ा सा टूटने की वजह से ऊपर की ओर उठ गया। तो अन्य भूभाग की अपेक्षा यानी पूर्वी भूभागों की अपेक्षा ये हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा उठ गया। तो किस रूप में नजर आने लगा? पर्वतों के रूप में नजर आने लगा। लेकिन ये वास्तविक पर्वत नहीं है बल्कि एक टूटा हुआ कगार है। इस चीज को आप याद रखिएगा। ये कथन कारण में भी पूछा जा सकता है, ये कूट के रूप में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो आपका पूरा पश्चिमी घाट पर्वत है इसकी लंबाई आपको समझ में आ गई कितनी है? 1600 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसकी चौड़ाई
उत्तरी भाग में कम है, जबकि दक्षिणी भाग में कैसे मिलती है, ज्यादा। तो उत्तरी भाग में इसकी जो चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई है ना, तो चौड़ाई इसकी उत्तरी भाग में कितनी मिलती है, लगभग 50 किलोमीटर की, जबकि दक्षिणी भाग में ये कितना चौड़ा है, लगभग 80 किलोमीटर का दक्षिणी भाग में ये चौड़ा है, ठीक है। औसत ऊंचाई कितनी मिलती है इसकी, औसत ऊंचाई, ठीक है। तो औसत ऊंचाई मिल जाती है लगभग आपको 1300 मीटर, है ना। औसत ऊंचाई कितनी मिलती है इसकी, 1300 मीटर लगभग यहाँ की क्या मिलती है, औसत ऊंचाई मिल जाती है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि यहाँ पर ये जो ऊपर वाला हिस्सा दिख रहा है ना आपको, गुजरात में जो गिर वगैरह की पहाड़ियां हैं, आपने सुना होगा गिर की पहाड़ियां किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो एशियाई सिंहों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन यहाँ सिर्फ गिर की पहाड़ी नहीं है, बल्कि 4 पहाड़ियां मौजूद है। कौन कौन सी यहाँ पर 4 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी यहाँ पर 4 पहाड़ियां हैं, तो इसको ध्यान से देखना। सबसे ऊपर आपको क्या मिलेगी, सबसे ऊपर आपको मिलेगी कच्छ की पहाड़ी, ये क्या मिलेगी आपको, कच्छ की पहाड़ी। कच्छ के नीचे आपको मिल जाती है यहाँ पर मांडव की पहाड़ी, कौन सी मिलती है, मांडव पहाड़ी। मांडव के नीचे आपको मिल जाती है वर्धा की पहाड़ी, कौन सी मिलती है, वर्धा पहाड़ी। वर्धा के नीचे आपको मिलती है गिरनार की पहाड़ी, और गिरनार के नीचे आपको मिलती है गिर की पहाड़ी। तो यहाँ पर ये जो कच्छ, मांडव, वर्धा, गिर, गिरनार और गिर, ये जो पहाड़ियां हैं, ये किसका हिस्सा है, पश्चिमी घाट का ही हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर गुजरात में आपको 4 पहाड़ी मिल रही है, इनका नाम याद रखना, ये क्रम ही है उत्तर से दक्षिण। अगर पूछे उत्तर से दक्षिण तो इनका क्रम भी आपको याद रहे। सबसे उत्तरी पहाड़ी है कच्छ, फिर क्या है, मांडव, फिर क्या है, गिरनार, और फिर क्या है, गिर, ठीक है। अब इनका उत्तर से दक्षिण भी पूछा जा सकता है और दक्षिण से उत्तर। तो दक्षिण से उत्तर जब जाओगे तो गिर, गिरनार, मांडव और कच्छ, और उत्तर से दक्षिण जब आओगे तो कच्छ, मांडव, गिरनार और गिर। ऐसे करके आपको यहाँ पर याद रखना है। ऐसे हिमालय की जो है सब, वो भी मैंने ऐसे ही बताई है, पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, तो उनको भी आपको ऐसे ही याद रखना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कि ये जो पूरा पश्चिमी घाट पर्वत है, इसको एक अन्य नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है सह्याद्री। इसको किसके नाम से जानते हैं, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। और ये जो पूरी सह्याद्री है कितने भागों में बटी हुई है, 2 भागों में। कितने भागों में, 2 भागों में। सबसे उत्तरी भूभाग को हम क्या कहते हैं, ये वाला जो हिस्सा है ये कहलाता है उत्तरी सह्याद्री, और दक्षिण वाला जो भूभाग है इसको कहते हैं दक्षिणी सह्याद्री। क्या कहते हैं, दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। अब दूसरी चीज ये कि ये जो उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री है, ये कैसे तय होता है, तो यहीं पर आपकी जाती है 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। क्या, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। और ये जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, ये कहां से होकर के गुजरती है, तो भाई आपको यहाँ मिल जाएगा क्या, गोवा। तो गोवा से गुजरने वाली 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा इस पश्चिमी घाट पर्वत को, या इस सह्याद्री पर्वत को 2 भागों में विभाजित करती है। एक हिस्सा कहलाता है उत्तरी सह्याद्री, दूसरा हिस्सा कहलाता है दक्षिणी सह्याद्री, ठीक है। उत्तरी सह्याद्री के 2 सर्वोच्च शिखर है। एक शिखर है कालसुबाई, कौन सा है, कालसुबाई। ये कालसुबाई कहां पर है, तो महाराष्ट्र में, ठीक है। कालसुबाई की ऊंचाई है 1646 मीटर। कितनी है, 1646 मीटर, ठीक है। दूसरा सर्वोच्च शिखर है वो कौन सा है, महाबलेश्वर। कौन सा है, महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर की ऊंचाई कितनी है, तो 1438 मीटर महाबलेश्वर की ऊंचाई है, ठीक है। और इसी महाबलेश्वर से आपकी निकलती है कृष्णा नदी। कौन सी नदी निकलती है, कृष्णा नदी। यहीं से किसका उद्गम होता है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ठीक है। तो ये किसकी कहानी हो गई, उत्तरी सह्याद्री की। कहां पर है ये, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके बाद नीचे आओ दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री का सर्वोच्च शिखर है कुद्रेमुख। कौन सा है, कुद्रेमुख। कुद्रेमुख कहां पर है, कर्नाटक में। अभी आपने देखा कहां पर है, कर्नाटक में, ठीक है। किसका दूसरा सर्वोच्च शिखर है, बाबा बुदान पहाड़ी का, ठीक है। और बाबा बुदान पहाड़ी का दूसरा सर्वोच्च शिखर कौन सा है, मुल्यानगिरी, ठीक है। तो इनको याद रखना है आपको, है ना। तो यहाँ पर कुद्रेमुख इस दक्षिणी सह्याद्री का सबसे ऊंचा शिखर है। ऊंचाई है 1892 मीटर। कितनी है,
1892 मीटर। और दूसरा जो इसका सर्वोच्च शिखर है वो है पुष्पगिरी। पुष्पगिरी, पुष्पगिरी भी कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। ऊंचाई कितनी है? 1714 मीटर पुष्पगिरी की ऊंचाई है। और पुष्पगिरी की खास बात क्या है? यहीं से निकलती है आपकी कावेरी नदी। यहाँ से कौन सी नदी उद्गमित होती है? तो यहीं से उद्गमित होती है आपकी कौन सी? कावेरी नदी। ठीक है, तो ये किसकी कहानी हो गई? पश्चिमी घाट पर्वत की। क्लियर है यहाँ तक सभी को? बताइएगा, यहाँ तक बताओ सबको क्लियर है क्या? बात समझ में आई? गलत तो नहीं करोगे यहां से क्वेश्चन? ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद आगे चलते हैं। अब हम क्या पढ़ेंगे? पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट, है ना। अब इसी के आगे हम पढ़ेंगे पूर्वी घाट पर्वत। ये दूसरा मैप। हाँ, अब देखो, ये जो आपका पूर्वी घाट पर्वत है ये एक वास्तविक पर्वत है। और इसका निर्माण कब हुआ था इस पूर्वी घाट पर्वत का? आपकी प्री कैम्ब्रियन काल में, यानी कि अरावली के बाद आपका निर्मित हो जाता है पूर्वी घाट पर्वत। आदिवासन में अरावली पहाड़ी के बाद आपका निर्मित हो जाता है पूर्वी घाट पर्वत। ठीक है, चूंकि कब निर्मित हुआ है? प्री कैम्ब्रियन कालखंड में निर्मित हुआ है। कब? प्री कैम्ब्रियन कालखंड में निर्मित हुआ है, तो काफी प्राचीन है। कई करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं। चूंकि इतने करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं तो ये भी अब किस रूप में नजर आता है? अवशिष्ट पहाड़ियों के रूप में नजर आता है। दूसरा प्रमुख कारण ये है कि यहाँ पर बहने वाली बड़ी नदियां जैसे कि महानदी, जैसे कि गोदावरी, जैसे कि पेन्नार, कृष्णा, कावेरी, ये जो सब नदियां हैं, इन नदियों ने इसका क्या कर दिया है? बहुत ज्यादा कटाव कर दिया है। इसलिए अब वर्तमान में ये एक असतत श्रृंखला के रूप में नजर आता है। कहीं कहीं तो ये बिल्कुल ही विलुप्त हो गया है। ऐसा लगता ही नहीं है कि यहाँ कभी पूर्वी घाट पर्वत रहा होगा। ठीक है, इसका रीजन क्या है? अब देखो, ये जो मैंने अभी आपको स्पीक किया, ये जो सारी चीजें मैंने अभी आपको बोली, ये सीधे सीधे आपसे कथन कारण के रूप में पूछी जा सकती है। अब कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा सकती हूँ, लिखा नहीं सकती, तो इसके लिए क्लास जरूरी होती है। इसलिए आप लोग ज्योग्राफी की क्लास ना छोड़े। आप चाहते हैं कि कथन कारण वाले सवाल आपसे गलत ना हो तो आप ज्योग्राफी की क्लास मत छोड़ना, क्योंकि नोट्स कॉन्सेप्ट में बार बार बोल रही हूँ, उसको लिखा नहीं जा सकता, उसको सिर्फ समझा जा सकता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसके अतः श्रृंखला के रूप में रहने का मुख्य कारण क्या है? वो है इसका प्राचीन होना। और दूसरा बड़ा कारण, यहाँ जो बड़ी बड़ी नदियां हैं इन्होंने इसका क्या कर दिया है? बहुत अधिक कटाव कर दिया है, इसलिए आज ये एक असतत श्रृंखला के रूप में है। ठीक है, दूसरी महत्वपूर्ण चीज ये कि ये जो आपका पूर्वी घाट पर्वत है इसकी कुल लंबाई कितनी है? कितनी लंबाई में ये फैला है? तो लगभग 1300 किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कितना? 1300 किलोमीटर में। औसत ऊंचाई कितनी है इसकी? तो लगभग 615 या 600 इसकी क्या मिलती है? औसत ऊंचाई मिलती है 600 मीटर या 615 एग्जैक्ट है। तो 600 या 615 ऐसे डाटा है आगे पीछे, तो थोड़ा लगभग में अंदाजा लगाना सीख जाना। ऐसा नहीं कि नोट्स में 600 लिखा है तो 600 ही होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हो सकता है वो आपको लगभग में 599 लिख दे, हो सकता है लगभग में 570 लिख दे, हो सकता है लगभग में 610 लिख दे, है ना। तो इसके इर्द गिर्द भी आता है, तो उसको दिमाग लगा के सॉल्व करने का प्रयास किया करो। इसके बाद ये हो गई इसकी औसत ऊंचाई। ठीक है, चौड़ाई इसकी उत्तरी भाग में ज्यादा मिलती है और दक्षिणी भाग में कम। तो उत्तरी भाग में लगभग 200 किलोमीटर इसकी क्या मिलती है? चौड़ाई मिलती है, जबकि दक्षिणी भाग में इसकी चौड़ाई लगभग 100 किलोमीटर की देखने के लिए मिल जाती है। अब इसका एग्जैक्ट अगर आप देखोगे तो ऊपर लगभग 190 किलोमीटर और नीचे लगभग 75 किलोमीटर। ठीक है, तो ऐसा लगभग अंदाजा लगाना, थोड़ा सा आप लोग इसके लिए रेडी रहा करो कि एग्जैक्ट आपको डाटा नहीं मिलेगा एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो लगभग में लगाने का थोड़ा सा प्रैक्टिस में रहा करो। ये हो गई चौड़ाई, ये हो गई औसत ऊंचाई और ये इसकी क्या हो गई? लंबाई हो गई। यहाँ से बड़ी बड़ी नदियां मैंने आपको बताया क्या जा रही है?
महानदी जा रही है, यहीं से क्या जा रही है, गोदावरी जा रही, यहीं से क्या जा रही, पेन्नार जा रही, यहीं से क्या जा रही, कृष्णा जा रही, यहीं से क्या जा रही, कावेरी। तो यहाँ पर आप देखते हैं महानदी से लेकर कावेरी नदी तक कई बड़ी बड़ी नदियां इस इलाके में बहती, इस क्षेत्र में बहती, जिन्होंने इस पर्वत श्रेणी को क्या कर दिया है, काफी कटाव कर दिया है। इसी भाग में आपको कई पर्वत श्रेणियां मिलेगी, जैसे वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्ला मलाई, जवादी, शेवराई, ये सब यही मिलेगी। अब इसको मैं यहाँ पर आप लोगों को उसमें मैपिंग के रूप में बताती हूँ, ठीक है, इतनी बात याद रखना। तो ये हो गया नदी वाला। अब मैप हम लोग देखते हैं कि कैसे ये पूर्वी घाट में ये जो चोटियां हैं वो फैली हुई है, ठीक है। विशाखापट्टनम इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है, कौन सी, विशाखापट्टनम, पट्टनम, ठीक है, विशाखापट्टनम इसकी सबसे ऊंची चोटी है, ऊंचाई है 1680 मीटर। अब कई लोगों को एकदम नया लग रहा होगा, ये कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। तो आपको मैं बता दूं, वैसे जनरली अब तक जितना भी पूर्वी घाट से पूछा गया है कि सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो उसको माना गया है महेंद्रगिरी, ठीक है। लेकिन वास्तविक रूप में महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। पहला सर्वोच्च शिखर कौन सा है, विशाखापट्टनम, जो कि कहां पर है, आंध्र प्रदेश में। यहीं पर दूसरा सर्वोच्च शिखर है उड़ीसा में, जिसका नाम है महेंद्रगिरी। क्या नाम है, महेंद्रगिरी। उड़ीसा के गंजम जिले में ये अवस्थित है। कहां पर, उड़ीसा के गंजम में। ऊंचाई कितनी है, तो 1501 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर है विशाखापट्टनम, दूसरा सर्वोच्च शिखर क्या है आपका, महेंद्रगिरी। दूसरा क्या है, महेंद्रगिरी, ठीक है। यहीं पर आपको क्या मिलती है, नल्ला मलाई। यहाँ पर क्या मिलती है, नल्ला मलाई पर्वत श्रेणी, ठीक है। नल्ला मलाई के नीचे आओ तो आपको उत्तर से दक्षिण फैली हुई मिलेगी क्या, वेलिकोंडा। कौन सी मिल जाएगी, वेलिकोंडा श्रेणी। वेलिकोंडा के पश्चिम में आपको मिल जाएगी यहीं पर इस तरीके से पालकोंडा। कौन सी मिलेगी, पालकोंडा, ठीक है। पालकोंडा के जब नीचे आएंगे तो पूर्व से पश्चिम में फैली हुई है नागरी पहाड़ी। कौन सी, नागरी पहाड़ी, ठीक है। नागरी पहाड़ी के दक्षिण में आओ तो आपको क्या मिलेगी, जवादी। क्या मिलेगी, जवादी। जवादी के बाद आपको क्या मिलती है, शेवराय। क्या मिल जाती है, शेवराय। और दक्षिण में आओगे इसके तो आपको यहीं पर क्या मिलेगी, पंचमलाई। क्या मिल जाएगी, पंचमलाई। और यहीं पर आपको क्या मिलेगी, शिरुमलाई, शिरुमलाई, ठीक है। तो ये सब जो पर्वत शिखर है ये पूर्वी घाट क्षेत्र तरफ फैले हुए हैं। पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु है ना, इसको दूसरे कलर से लेते हैं। हाँ, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु, यहाँ पे जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आपस में मिलते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं नीलगिरी पहाड़ी। क्या कहते हैं, नीलगिरी, नीलगिरी पहाड़ी। जहां पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं एक नोट के रूप में, ये क्या है आपकी, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी के ऊपर जब आप जाएंगे, सॉरी है ना, नीलगिरी के दक्षिण में जब आप आएंगे तो यहीं पर आपको क्या मिलेगी, अन्नामलाई। क्या मिल जाएगी, अन्नामलाई। अभी पहले मैपिंग बता रही हूँ फिर इनकी विशेषता बताती हूँ, ठीक है। अन्नामलाई के दक्षिण में आओगे तो आपको क्या मिल जाएगी, कार्डमम मिल जाएगी। कार्डमम जिसको आप इलायची पहाड़ियों के नाम से जानते हैं। कार्डमम हिल के जस्ट नीचे आपको क्या मिलेगी, नागरकोयल। क्या मिलेगी, नागरकोयल पहाड़ी, नागरकोयल पहाड़ी, ठीक है, नागरकोयल पहाड़ी, ठीक। और यहीं पर नागरकोयल के जस्ट साइड में एक मिलती है जिसको आप अगस्त्य मलाई के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, अगस्त्य, अगस्त्य मलाई पहाड़ी, अगस्त्य मलाई पहाड़ी के नाम से आप जानते हैं, ठीक। यहीं पर अन्नामलाई के साइड में आपको एक और पहाड़ी मिलती है, इसको कहाँ बनाऊं, हाँ इधर। अन्नामलाई के साइड में आपको एक और पहाड़ी मिलती है जिसको आप वर्षानद के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, वर्षानद पहाड़ी, ठीक है। इन पहाड़ियों के नाम याद रखो ताकि आपको पता रहे कि ये नाम की भी पहाड़ियां, कई बार नए नए नाम पूछ लेता है ना, और आप लोग
कंफ्यूज हो जाते हो कि पता नहीं कहाँ है, तो ये सब यहाँ पर है। तो नीलगिरी क्या है, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलन बिंदु। फिर क्या है आपकी अन्नामलाई, फिर है कार्डेमम, फिर है नागरकोयल। नागरकोयल के पश्चिम में है अगस्त्यमलाई, अन्नामलाई के पूर्व में है वर्षानद पहाड़ी, ठीक है। और वर्षानद पहाड़ी के 2 सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। वर्षानद पहाड़ी के 2 सर्वोच्च शिखर है, एक का नाम है आपका कोट्टामलाई, क्या है, एक का नाम है कोट्टामलाई और एक का नाम है देवारमलाई। देवारमलाई, एक का नाम क्या है कोट्टामलाई और दूसरे का नाम क्या है देवारमलाई, देवारमलाई, ठीक है। अब यहीं पर क्या, चलो ऊपर चलो, पश्चिमी घाट में, है ना। तो पश्चिमी घाट में आप देखोगे, इधर चलोगे तो आपको कौन कौन सी पहाड़ी मिलेगी, कर्नाटक में यहाँ पर आपको ब्रह्मगिरी की पहाड़ी मिल जाएगी। क्या मिलेगी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ी। ब्रह्मगिरी के ऊपर चलोगे, यहीं पर आपको पुष्पगिरी, ब्रह्मगिरी से बिल्कुल लगी हुई मिलेगी, क्या आपको पुष्पगिरी। पुष्पगिरी के ऊपर चलोगे, यहीं पर आपको क्या मिल जाएगी, कुद्रेमुख मिल जाएगी। कुद्रेमुख के ऊपर चलोगे, यहीं पर आपको मिल जाएगी मुल्यानगिरी। क्या मिलेगी आपको, मुल्यानगिरी, ठीक है। मुल्यानगिरी के ऊपर में चलोगे तो एक कुंबानी नामक पहाड़ी मिलती है। क्या मिलती है, कुंबानी नामक पहाड़ी। और कुंबानी के जस्ट ऊपर आपको मिलती है महाबलेश्वर। क्या मिल जाती है, महाबलेश्वर। महाबलेश्वर के ऊपर आपको कालसूबाई मिल जाती है। और यहाँ गुजरात में आपको क्या मिलती है, कच्छ मिलती है, मांडव मिलती है, गिरनार मिलती है और क्या मिल जाती है, गिर मिल जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, आपके पूरे दक्षिण भारत के पर्वत शिखर। दक्षिण भारत के ये सारे क्या है, आपके पर्वत शिखर है, ठीक। इतनी बात हो गई। अब यहाँ पर एक एक चीज है ना। अब देखो यहीं पर और समझो। अब यहाँ तो भर गया, मैं इधर बनाती हूँ थोड़ा सा, ठीक है। ये तो भर गया, इसको थोड़ा सा हम लोग इधर बनाते हैं। एक और मैप और है अभी, है ना, पहाड़ी। और ये सब पहाड़ियां किसी ना किसी परीक्षा में पूछी ही गई है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपके काम का ना हो, ठीक। अब देखो यहाँ पर देखना, यहीं पर महाराष्ट्र में आपको क्या मिल जाएगी, यहीं पर महाराष्ट्र में क्या मिलेगी आपको, सतमाला। क्या मिल जाएगी, सतमाला। सतमाला के जस्ट नीचे आपको किसकी पहाड़ी मिलती है, अजंता की पहाड़ी। अजंता की पहाड़ी के नीचे आपको मिल जाती है बालाघाट पहाड़ी, बालाघाट। और इसी के जस्ट नीचे आपको मिल जाती है हरिश्चंद्र की पहाड़ी। कौन सी मिल जाती है, हरिश्चंद्र की पहाड़ी, ठीक है। यहीं पर यहाँ पर आपको मिलती है गड़जात की पहाड़ी, गड़जात की पहाड़ियां। और गड़जात की पहाड़ी के नीचे यहीं पर हमने देखा था एक मेघसानी और एक क्या देखा था, मलयगिरी। क्या देखा था, मलयगिरी, ठीक है। तो मुल्यानगिरी मलयगिरी में कंफ्यूज नहीं होना है। मुल्यानगिरी कहाँ पर है, कर्नाटक में, जबकि मलयगिरी कहाँ पर है, उड़ीसा उच्च भूमि में, ठीक है। इसी के बाद आप देखेंगे, चलो हो गया, इतना ही रखो, ठीक है, इतना ही रखो। अब यहाँ पर ऊपर अगर आप देखो तो यहाँ पर है आपकी नर्मदा नदी घाटी, ये है आपकी ताप्ती नदी घाटी, ये है सतपुड़ा वैली, ये क्या हो गई, नर्मदा नदी घाटी, ये हो गई विंध्य श्रेणी। और यहीं पर क्या हो गया, उत्तर भारत का विशाल मैदान। और ऊपर क्या हो गया, हिमालय की श्रृंखलाएं, ट्रांस हिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय, महान, लघु और शिवालिक। इस तरीके से आप देखोगे कि दक्षिण भारत में ये सारे पर्वत शिखर है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें क्या, वो ये कि कहाँ क्या क्या है, जैसे कि ये थोड़ा हो जाए, है ना। हाँ, अब देखो अब यहाँ पर कुछ फैक्ट याद रखना। फैक्ट कैसे याद रखोगे, देखो केरल और देखो केरल और तमिलनाडु, ठीक है। केरल और तमिलनाडु की सीमा पर कौन कौन से पर्वत है, नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डेमम, नागरकोयल,
नागरकोयल और पालनी, पालनी, ठीक है। ये जो 5 पर्वत श्रेणियां है ये कहाँ है? केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। मतलब ये जो नोट बन रही है यहाँ पर पर्वतों की, इस नोट में आपको ये सारी पहाड़ियां देखने के लिए मिल जाएगी, ठीक है। ये एक बात हो गई। अब इसके बाद नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी, ये जो नीलगिरी की आपकी वहां पर नीलगिरी, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है दोदामेटा। क्या है? दोदामेटा, ठीक है। कई बार पूछा है, ये जो दोदामेटा है ऊंचाई कितनी है? 2636 मीटर इसकी ऊंचाई है। नीलगिरी की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? माकुर्ती। कौन सी है? माकुर्ती। माकुर्ती की ऊंचाई कितनी? माकुर्ती की ऊंचाई लगभग 2000 के समथिंग ही है, लगभग 2000, देख लेना ऑक्सफोर्ड की एटलस में, ठीक है। तो नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदामेटा, दूसरी ऊंची चोटी क्या है? माकुर्ती, ठीक। साथ ही यहीं पर ऊटी आपने सुना होगा, ऊटी, जिसको उडग मंडलम, उडग मंगलम, मंडलम, मंडलम भी कहते हैं, वो कहाँ पे मिलता है? इसी नीलगिरी में मिल जाता है, ठीक है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है अन्नामलाई, ठीक है। दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है आपका अन्नामलाई, ठीक है। अन्नामलाई की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुड़ी, यानी अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर है, ठीक है। ऊंचाई कितनी है इसकी? 2695 मीटर, ठीक है। 2695 मीटर इसकी क्या है? ऊंचाई है, ठीक है। सबसे दक्षिणतम जो पर्वतीय क्षेत्र है, दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है, वो कौन सा है? वो है आपका कार्डमम, ठीक है। कौन सा है? कार्डमम। यहाँ पे इलायची की खेती होती है, इसलिए इसको इलायची पहाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। यहाँ पर 2 दर्रे हैं, दोनों घाटों के बीच में क्या है? 2 दर्रे हैं, ठीक है। एक है आपका पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा, ये पालघाट दर्रा क्या करता है? नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में पहाड़ियों के रूप में नीलगिरी और अन्नामलाई को जोड़ता है, और केरल के पलक्कड़ को, और किसको? केरल के पलक्कड़, केरल के पलक्कड़ को किससे? तमिलनाडु के कोयम्बटूर, केरल के पलक्कड़ को तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अगला है आपका, यहीं पर एक और दर्रा मिलेगा जिसका नाम है शेनकोट्टा। कौन सा मिलेगा? शेनकोट्टा, शेनकोट्टा। पहाड़ियों के रूप में ये दर्रा किसको किसको जोड़ता है? नीलगिरी और अन्नामलाई को, ठीक है। लेकिन अगर आप यहाँ देख, सॉरी, अन्नामलाई और कार्डमम को, किसको? अन्नामलाई और कार्डमम को जोड़ता है, प्लस कार्डमम, ठीक है। और कार्डमम, और शहरों के रूप में ये जोड़ता है केरल के तिरुवनंतपुरम को, केरल के तिरुवनंतपुरम को किससे? तमिलनाडु के मदुरै से, किससे? तमिलनाडु के मदुरै से, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो पालघाट दर्रा है ये किसको? नीलगिरी व अन्नामलाई, लिख देती हूँ यहाँ पे, नीलगिरी प्लस अन्नामलाई के बीच में है, अन्नामलाई के बीच में है। और जो आपका शेनकोट्टा है ये अन्नामलाई और कार्डमम के बीच में है, राज्यों के रूप में ये इनको जोड़ता है, ठीक। दूसरी और क्या महत्वपूर्ण बात ये यहाँ की, वो ये है कि अब आपको जो नीलगिरी राज्य के रूप में नीलगिरी जो पर्वत है, नीलगिरी, ठीक है, ये कहाँ मिलेंगे? केरल प्लस तमिलनाडु, ठीक है। ऐसे ही आपको नीलगिरी, अन्नामलाई, मलाई और कार्डमम, ठीक है, ये कहाँ है? सब केरल और तमिलनाडु में। पालनी, शेवराय, जवादी, ये कहाँ है? तमिलनाडु में, ठीक है। पालकोंडा, वेलिकोंडा, ये कहाँ पर है आपके? तो ये है आंध्र प्रदेश में, ठीक है। इसके अलावा नल्लामलाई जो पर्वत है ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर है। कौन सा? नल्लामलाई, ये कहाँ है? आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की सीमा पर ये फैला हुआ है, ठीक है। इतनी बात हो गई है ना,
क्लियर है? हाँ, एक नागरी पहाड़ी भी है, वो भी कहाँ पर है आपकी? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, शिरुमलाई, पंचमलाई, ये सब कहाँ है? तमिलनाडु में। बाकी सारी चीजें आपके नोट्स में लिखी हुई है। ठीक है, चलो अब यहाँ तक किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो बोलो। दक्षिण के पूरे पर्वतीय क्षेत्र, पूर्वी घाट पर्वत, दक्षिण घाट पर्वत, यानी कि जो आपका पूरा प्रायद्वीपीय भूभाग था वो यहाँ पर कंप्लीट होता है। कल हम लोग तटीय भाग और द्वीप समूह पढ़ेंगे भारत के। ठीक है, और करने के बीच